नमस्कार। आने वाले HPRC के TGT JVT और भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमने एक अलग से सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। इसको हमने अभ्यास HPRC कर जो है वो नाम दिया है। ये जो अभ्यास HPRC कर हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किए जाते हैं और एज़ पर न्यू पैटर्न ही जो है वो यहाँ पर चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। हर एक चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि वाइड एंगल से चीज़ों को कवर किया जा सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसफी डिटरमाइन। तो बोलते हैं कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जो है वो जीवन के कितने चरणों को जो है वो निर्धारित किया है। तो ये जो हमारे पास हिंदू फिलोसफी आती है, इसमें जो है वो जीवन के जो है वो अलग अलग स्टेजेस जो है वो बताई गई हैं और जीवन की जो है वो 4 तरह की स्टेजेस जो है वो बताई गई हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब ये 4 तरह की जो स्टेजेस बताई गई हैं, ये कौन कौन से चार तरह की स्टेजेस जो है वो आती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो अर्ली हिंदू फिलोसफी में जो है 4 तरह की स्टेजेस आती हैं, उसमें एक ब्रह्मचर्य आता है, एक गृहस्थ जो है वो एक अवस्था आती है, एक जो है वो इसमें वानप्रस्थ आती है और एक इसमें जो है संन्यास अवस्था जो है वो आती है। ब्रह्मचर्य अवस्था जो होती है, ब्रह्मचर्य जो है ये वो अवस्था है जब स्टूडेंट स्टेज होती है, उसको ब्रह्मचर्य अवस्था जो है वो बोला जाता है। गृहस्थ अवस्था होती है जब शादी हो जाती है, परिवार बसना स्टार्ट हो जाता है, तब उस अवस्था को जो है गृहस्थ अवस्था जो है वो बोला जाता है। ये जो वानप्रस्थ अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है इसमें जो है वो रिटायर हो जाता है आदमी, अपने काम वो सारे कर देता है और रिटायर एक तरह से हो जाता है, तो उस अवस्था को जो है वानप्रस्थ अवस्था जो है वो बोलते हैं। और एक संन्यास होता है। संन्यास अवस्था ये होती है इसमें वो सब कुछ त्याग देता है, उसमें उसको किसी चीज़ के साथ ज़्यादा मोह, ज़्यादा लगाव जो है वो नहीं रहता। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस जो है वो बताई गई हैं हमारे हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, और इनकी एज भी जो है वो एक तरह से निर्धारित की गई है। ये जो ब्रह्मचर्य अवस्था है ये लगभग 25 वर्ष की आयु तक जो है वो रहती है। इसमें सीखा जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ये जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ अवस्था आती है, गृहस्थ अवस्था जो है 25 से 50 साल की आयु तक जो है वो रहती है। वानप्रस्थ अवस्था जो आती है वो 50 से 75 वर्ष की आयु तक जो है वो रहती है। और उसके बाद इंसान का संन्यास जो है वो स्टार्ट होता है। संन्यास अवस्था में जो है वो इंसान को ज़्यादा लगाव, ज़्यादा मोह किसी के साथ नहीं रहता। जो संसारिक शक्तियाँ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो उनको पूर्ण रूप से जो है वो त्याग देता है और जो है वो मोक्ष के लिए जो है वो जीवन को समर्पित मोक्ष की ओर जो है वो चला जाता है। तो ये इस तरह से अवस्थाएं हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कुछ एक बैटल्स हमारे पास दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी बैटल का ईयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। हमारे पास सबसे पहले जो है वो बैटल ऑफ खानवा दिया गया है, फिर बैटल ऑफ घाघर दिया गया है, फिर बैटल ऑफ चौसा दिया गया है और फिर बैटल ऑफ चिलिनवाला दिया गया है। तो ये बैटल्स हम देखेंगे। अगर हम बैटल ऑफ खानवा की बात करते हैं तो ये बैटल के 1527 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, बैटल ऑफ खानवा जो है वो 1527 में ही जो था वो हुई थी। पहला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही जो है वो दिया गया है। दूसरी हमारे पास बैटल ऑफ घाघर जो है वो दी गई है कि घाघर का युद्ध जो था वो 1529 में हुआ था, 1529 में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये जो है वो घाघर की लड़ाई हुई थी, ये 1529 में ही जो था वो हुई थी। फिर हमारे पास बैटल ऑफ चौसा जो है वो आती है। बैटल ऑफ चौसा की अगर हम बात करते हैं, क्या ये 1532 में हुई थी। देखिए बैटल ऑफ चौसा जो था वो 1532 में नहीं हुई थी। अच्छा, बैटल ऑफ चौसा अगर 1532 में नहीं हुई थी तो ये चौसा की लड़ाई हुई कब थी? बैटल ऑफ चौसा जो था वो 1532 में ना होकर 1539 में जो था ये हुई थी। कब हुई थी? 1539 में हुई थी। तो यहाँ पर बोला गया है नॉट करेक्टली मैच। एक तो आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। बैटल ऑफ चिलिनवाला दिया गया है, क्या ये 1849 में हुई? हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये 1849 में ही जो था वो बैटल हुई थी। इन 4 बैटल्स के बारे में जो है वो आपने ध्यान रखना है। हमारे पास और भी ऐसी ही अलग अलग बैटल जो है वो हुई, जैसे कि हमारे पास जो है वो हल्दी घाटी की लड़ाई भी जो है वो हुई। हल्दी घाटी की लड़ाई 1876 में जो था वो हुई थी। 1576 में जो था वो हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो हुई थी। हल्दी घाटी के अलावा जो था वो हमारे पास पानीपत की अलग अलग लड़ाइयाँ हुई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुई। पहली जो बैटल हुई थी इसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। 1526 में ये लड़ाई जो था वो हुई थी। फिर हमारे पास दूसरी बैटल होती है पानीपत में। पानीपत की ये अकबर के शासनकाल में हुई थी और हेमू हुआ करता था, हेमू की इसमें पराजय जो था वो हुई थी। और 1556 में जो था ये सेकंड बैटल जो था वो हुई थी। और उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई। ये जो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, ये कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी वो भी आपने ध्यान रखनी है। वो जो था वो हुई थी
1761 में वो लड़ाई हुई। उसी तरह हमारे पास प्लासी की लड़ाई भी हुई। प्लासी की लड़ाई जो था वो 1757 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई जो था वो 1764 में जो था वो हुई थी। ठीक है जी, तो ये लड़ाइयाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गई। इन इंपॉर्टेंट लड़ाइयों को आपने ध्यान रखना है कि कब कब ये हुई थी, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए इन लड़ाइयों के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी जो है वो होती है। अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं और वो भी जो है वो एक्सरेज की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन ए जो है वो, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम एक्सरेज की बात करते हैं ना, तो एक्सरेज के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो इनकी वेवलेंथ जो है वो होती है। एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो होती हैं, और एक्सरे जो है वो इस तरह की लाइट रेज होती हैं। इनको हम नेक्ड आई से, नंगी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो इस तरह से इसको लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ये कितने मीटर के बराबर जो है वो होता है? ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर जो है वो होता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर जो है वो होता है। हमारे पास ना अलग अलग तरह की जो है वो वेव्स आती हैं, जैसे कि एक्सरे जो है वो हमारे पास हो गया। एक्सरे के अलावा हमारे पास जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, विजिबल लाइट जो है वो होती है। अगर मान लो बोल दिया जाता है आपको कि इनको जो है वो आपको इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है, तो अगर हम इनको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती हैं। इससे पहले गामा रेज भी आती हैं। गामा रेज जो है वो ध्यान रखना 10⁻⁻11 मीटर के बराबर जो है वो होती हैं। तो सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, फिर इंफ्रारेड रेज आती हैं, उसके बाद जो है वो माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स जो है वो सबसे लास्ट में जो है वो आती हैं। अगर हम रेडियो वेव्स के बारे में जानते हैं तो रेडियो वेव्स जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 मिलीमीटर से लेकर जो है 100 किलोमीटर के बीच में जो है वो होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लोएस्ट होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बराबर जो है वो होती है। इतना यहाँ पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर वेवलेंथ हमने एक्सरेज की पढ़ ली, बाकी मैंने आपको थोड़ा साइंटिफिक से डाटा बताया। याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो एक दो बार हम रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ये आपको समझ आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो बोलते हैं कि इनमें से जो है वो कौन सा ग्रह ऐसा है, कौन सा प्लेनेट जो है वो ऐसा है जो सूर्य के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, वो अधिकतम समय जो है वो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करने में जो है वो लेता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्लेनेट है जो सन के, सूर्य के यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा डिटेल से जो है वो चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि प्लेनेट के ऊपर एक पक्की बात है कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन ना भी बने तो प्लेनेट का डाटा ऐसा है कि जो आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको ना कोई डाउट होना चाहिए, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए प्लेनेट्स का ऐसा है, जो प्लेनेट मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सन लेता है वो नेपच्यून ग्रह जो है वो आता है। नेपच्यून जो है वो मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सन लेता है। हमारे पास ना प्लेनेट कैसे आते हैं, यहाँ पर सूर्य आता है, सबसे पहले सूर्य आएगा, सन सबसे पहले आएगा, सूर्य के बाद जो है वो बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे मरकरी आता है, वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैचुरन आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। ऐसे प्लेनेट आते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी सिनेरियो पढ़ा था कि इस तरह से जो है वो प्लेनेट्स जो है वो आते हैं। अब सबसे बड़ा प्लेनेट जो आता है, बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो जुपिटर जो है वो आता है। ये सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो आता है। अगर हम सबसे चमकीले ग्रह की बात करते हैं कि ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है, तो वीनस ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आता है। वैसे ही जो है वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ग्रह कौन से हैं, तो वीनस को जो है वो मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी जो है वो बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वीनस ही जो है वो सबसे गर्म ग्रह भी जो है वो आता है। हमारा अर्थ जो आता है ना, अर्थ सबसे जो है वो डेंसेस्ट, सबसे घना ग्रह जो है वो आता है। जो ग्रह सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट रिवॉल्व करता है वो कौन सा है, हम बात सोलर सिस्टम की कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट रिवॉल्व करने वाला प्लेनेट आपने ध्यान रखना है कि वो जो है वो मरकरी प्लेनेट जो है वो आता है। और ऐसा प्लेनेट भी ध्यान रखना है कि जो सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट रोटेट करता है, रोटेट जो है वो सबसे फास्ट
जुपिटर जो है वो करता है। और स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन किसकी है सोलर सिस्टम में, तो वो नेपच्यून की जो है वो आती है। इसकी रिवॉल्यूशन सोलर सिस्टम में सबसे स्लोवेस्ट आती है। और स्लोवेस्ट रोटेशन किसकी आती है सोलर सिस्टम में, तो जो स्लोवेस्ट रोटेशन आती है वो वीनस की जो है वो आती है। तो ये आपने वीनस नेपच्यून के बारे में ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए नेपच्यून के बारे में तो एक और क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, तो वो नेपच्यून ही ऑब्वियसली आता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य है, यहाँ पर लास्ट में जाकर नेपच्यून आप देखेंगे। तो प्लैनेट्स का ऑर्डर भी आपको याद हो गया। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लैनेट्स के बारे में बता दिए, इनको एक बार फिर से अच्छे से आप रिवाइज करना, नोट कर लेना। मैं अगली वीडियो में एक और ऐसा क्वेश्चन ऐड करूंगा ताकि आपका रिवीजन यहाँ से हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स दी गई हैं और उनके ईयर जो है वो दिए गए हैं। अब वो अमेंडमेंट और उनके ईयर आपको सही रूप से जो है वो मैच करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दिया गया है, उसका ईयर दिया गया है। क्या उसका ईयर जो है वो 1971 जो है वो उसका ईयर आता है। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर 1971 ही आता है। उसके अलावा 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर दी गई है। अगर हम 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर जो है वो कौन सा आता है, कि ये 1973 की है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये 1973 की ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो है। उसके बाद यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है वो दी गई है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1976 की है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी 1976 की ही है। यहाँ पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपके पास जो है वो दी गई है। ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या ये 1985 की है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आपने क्या ध्यान रखना है कि ये अमेंडमेंट भी 1985 की ही जो है वो है। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है बोलते हैं ऑल पेयर्स आर रॉन्ग, नहीं सब तो सही हैं। तो बोलते हैं ओनली 2 and 3 आर करेक्टली मैच, या फिर ऑल आर करेक्टली पेयर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑल आर करेक्टली पेयर। यानी यहाँ पर जो 4 के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल सही अरेंज्ड मैनर में जो है वो इनको अच्छे से मैच किया गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो कुछ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 1976 की है। और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, जैसे कि सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है प्रेम्बल में ऐड किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 1978 की है। और यहाँ से जो था वो रिमूव किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, ये 1989 की जो है वो आती है। और ये जो हमारे पास इलेक्शन की एज होती है ना उसको कम करती है। पहले इलेक्शन में वोट डालने की एज 21 थी, इस अमेंडमेंट ने जो है वो 21 से कम कर 18 कर दी थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, ये 1992 की है। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है वो दिया गया है। तो ये आपने 4 की 4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ध्यान रखनी है, और भी बहुत सारी हैं परंतु ये 4 आपने ध्यान रखनी है जो यहाँ पर हमने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना जरूरी था। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए या फिर अपकमिंग JVT एग्जाम के लिए, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है, जो यहाँ पर आपकी पूरी तरह से हेल्प करने वाली है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको जो है वो मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने में हेल्प करेगी। क्योंकि टारगेट क्या है हमारा टारगेट है मेरिट में एक अच्छा रैंक आए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। टाइम पास वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई किताबें खोली हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी जब डाल रहे हैं आप देख रहे हैं, वो बात नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि सिलेक्शन कैसे होगी फाइनल। जो सीरियस है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो सिंसियर है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सीरियसनेस की, आपकी पंक्चुअलिटी की, आप कितने पंक्चुअल हैं अपनी स्टडी को लेकर। ऐसा नहीं कि आज देखा कल नहीं देखा, आज एक पार्ट देखा कल दूसरा छोड़ दिया फिर तीसरा देख, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको जो है वो सीरियस होकर तैयारी जो है वो करनी है, और वहीं से जो है वो आपकी सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो पाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंजॉयड बाय होम। तो बोलते हैं कि हमारे इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है वो किसके पास दी गई है।
पहले तो समझिए कि ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा। परंतु क्या है ये न्यायिक समीक्षा? मान लीजिए कोर्ट कोई भी ऑर्डर देता है तो उसके पास ये पावर भी होनी चाहिए कि वो अपने दिए गए ऑर्डर्स को जो है वो फिर से रिव्यू कर सके कि कहीं जल्दबाजी में कुछ ऑर्डर गलत तो नहीं दे दिया गया है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये किसके पास जो है वो है, ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। ऑप्शन सी सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मैगजीन पढ़ लीजिए, परंतु जो चीज़ न्यूज़पेपर से अच्छे से कवर होगी वो मैगजीन्स आपको नहीं बताएंगी। अब देखिए यहाँ पर बात जुडिशियल रिव्यू की हो रही है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि मान लो अखबारों में आप पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को रिफॉर्म कर दी। तो वही है जुडिशियल रिव्यू कि कोर्ट जो है वो अपने जो है वो आदेशों के ऊपर फिर से विचार कर सकता है। मान लो कोई वैकेंसी आई है, कोर्ट ने जो है वो एक बार ऑर्डर दे दिया कि भाई हम इस वैकेंसी को जो है वो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को नहीं करते हैं। मान लो जेबीटी की वैकेंसी है, उसमें बोलते हैं कि टीजीटी वाले भी एलिजिबल हैं। तो जेबीटी वालों को दिक्कत हो गई। अब जेबीटी वालों को कोर्ट में जाना है और वो जो है वो कोर्ट को कहेंगे कि भाई अपने इस ऑर्डर को एक बार फिर से रिव्यू कर लो, इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट के पास ये पावर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, कि अपने उस डिसीजन को जो है वो रिव्यू कर सकता है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था, डॉक्ट्रिन थी, ये कहाँ से डेवलप हुई? ये यूएसए से जो था वो डेवलप हुई थी। इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूएसए से जो था वो डेवलप हुई थी। और ये जो है वो इंडिया में होता कैसे है, जो भी प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लाइज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है, पावर है, वो जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? तो वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो बेस्ड है। किसके ऊपर? रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इतना यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमारे पास अलग अलग तरह की रॉक आती हैं और उन रॉक्स के अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं ग्रेनाइट जो है वो किस रॉक का जो है वो एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेनाइट जो है वो हमारे पास आता है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास इग्नियस रॉक आती है, सेडिमेंट्री रॉक आती है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आती है। अब इग्नियस रॉक के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या उदाहरण जो है वो इसके आते हैं वो हम जानेंगे, और सेडिमेंट्री रॉक के भी जानेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक के भी जो है वो जानेंगे। इग्नियस रॉक जो है वो रॉक है जो कि प्राइमरी रॉक भी कहलाती है, और इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट आता है, गैब्रो आता है, बेसाल्ट जो है वो इसमें आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इग्नियस रॉक में आती हैं। ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो, बेसाल्ट, ये सब इसमें हो गया। सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक में क्या आता है, तो इसमें सैंडस्टोन आ जाता है। सैंडस्टोन के अलावा जो है वो इसमें लाइमस्टोन इसमें आता है। लाइमस्टोन के अलावा जो है वो इसमें पीट आ जाता है, जिप्सम इसमें जो है वो आता है सेडिमेंट्री रॉक में। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आता है। मेटामॉर्फिक रॉक में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मार्बल आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसमें क्वार्ट्जाइट आता है, और क्वार्ट्जाइट जो है वो बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि क्वार्ट्जाइट जो है वो कौन सी रॉक का जो है वो एग्जाम्पल है। तो क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का जो है वो एग्जाम्पल आता है। तो तीन तरह की रॉक हुई। तीन तरह की रॉक में भी हमारे पास अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। इग्नियस रॉक में अलग अलग हैं चीज़ें, सेडिमेंट्री रॉक में अलग है, मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो अलग चीज़ें आती हैं। इतना सा रॉक के बारे में यहाँ से ध्यान रखेंगे। रॉक सिस्टम यहाँ से क्लियर हुआ। एक बार क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, एनसीईआरटी में ये बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिलेक्ट द पेयर दैट इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। यहाँ पर डैम दिए गए हैं और वो डैम कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो बने हुए हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले हीराकुंड डैम दिया गया है, क्या ये महानदी के ऊपर बना हुआ है? फिर यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम दिया गया है, क्या ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है? फिर यहाँ पर इंदिरा सागरी डैम दिया गया है, क्या ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है? फिर यहाँ पर टिहरी डैम दिया गया है, क्या ये भागीरथी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है? हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हीराकुंड डैम की, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो है वो महानदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। यह कौन से स्टेट में जो है वो स्थित है? तो ये उड़ीसा स्टेट में जो है वो स्थित है। यहाँ पर नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो दिया गया है, क्या ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है? नहीं, ये कावेरी नदी के ऊपर नहीं है, ये कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो है वो आता है। यहाँ पर जो है वो इंदिरा सागर डैम जो है वो दिया गया है, तो ये क्या इंदिरा सागर डैम जो है वो क्या ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो कहाँ पर जो है वो बना हुआ है? तो इंदिरा सागर डैम की अगर हम बात करें तो ये डैम जो है वो
बिल्कुल सही बात है कि नर्मदा नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। अच्छा, कौन से स्टेट में जो है ये स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंदिरा सागर डैम की हम बात कर रहे हैं तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। वैसे हमारे पास इंदिरा गांधी नहर भी आती है, वो सतलुज ब्यास रावी को लिंक कर कर बनाई गई है और वो राजस्थान पंजाब हरियाणा से होकर जो है वो गुजरती है। यहाँ पर टिहरी डैम जो है वो दिया गया है। टिहरी डैम क्या भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है? बिल्कुल सही बात है कि टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर ही बना हुआ है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है और उत्तराखंड में जो है ये डैम जो है वो स्थित है। तो हमारे पास यहाँ पर बोला गया था कि नॉट करेक्टली मैच, की कौन सा सही रूप में मैच नहीं किया गया है, सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये नागार्जुन सागर जो है वो नागार्जुन सागर डैम जो है सही तरीके से मैच नहीं किया गया था, क्योंकि ये कावेरी नदी के ऊपर जो है वो नहीं बना हुआ है, ये कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अगर हम कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के बारे में बताऊं मैं आपको थोड़ा सा, कृष्णा नदी जो है वो वेस्टर्न घाट में जो है वो महाबलेश्वरम के समीप जो है वो निकलती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से जो है वो निकलती है, उसका उद्गम स्थान क्या है। महाबलेश्वर जो है वो इसका उद्गम स्थान है और कृष्णा नदी जो है वो वेस्टर्न घाट के समीप जो है वो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इतना सा क्लियर हुआ। यहाँ से आगे बोलते हैं हेपेटाइटिस ए इज व्हाट काइंड ऑफ ए डिजीज। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो बोलते हैं कि किस तरह की जो है ये बीमारी है। अगर हम हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करते हैं कि ये जो है वो किस तरह की बीमारी है, आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी के बारे में जो है वो पढ़ा होगा। हेपेटाइटिस ए एक तरह का वायरस ही है और ये जो है वो फूड कंटेमिनेशन और वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो आती है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस ए वायरस से जो है वो होता है। कई बार ना आम तौर पर जो हमने क्वेश्चन देखा है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो वो ये पूछा गया कि हेपेटाइटिस जो है वो किससे होता है। ऑप्शन में जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें दे देंगी। तो हेपेटाइटिस एक वायरस बोर्न डिजीज़ है, वायरस से जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन। तो डीमोनेटाइजेशन का टाइम आप सभी ने देखा है, लाइव देखा होगा, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी ने लाइव देखा होगा और याद भी होगा कि ये जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो उसी टाइम हुई, इतना जो है वो याद होगा। परंतु ये याद करना कि एग्जैक्टली ये जो है वो डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी, नोटबंदी जो था वो कब हुई थी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वही क्वेश्चन एग्जामिनर कैच कर लेता है और वही क्वेश्चन एग्जाम में जो है डाल देता है। फिर लगता है कि यार ये तो आसान क्वेश्चन था, पेपर लगता है कि आसान है, परंतु क्वेश्चन लगता है कि ये तो गलत हो गया। अभी 2016 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। कौन से महीने में हुई थी? नवंबर के महीने में हुई थी। 8 नवंबर को जो था वो हुई थी। 8 नवंबर 2016 को जो था ये डीमोनेटाइजेशन जो था वो हुई थी। और डीमोनेटाइजेशन जब होती है तो नोट बंद कर दिए जाते हैं और 500,000 के नोट बंद कर दिए गए, नए नोट जो था वो चलाए गए थे। अब तो आपको भूल भी गए होंगे कि 500,000 के नोट कैसे होते थे, परंतु पहले उस टाइम बड़ा ऑकवर्ड लगता था जब नए नए नोट आए थे। अब आदत पड़ गई है धीरे धीरे। तो यहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब नई चीज़ कोई आती है ना तो दिक्कत ज़रूर होती है उससे, परंतु जब आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उसकी आदत जो है वो आपको पड़ जाती है। यहाँ पर हम डीमोनेटाइजेशन के जो है वो प्रो एंड कॉन्स डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो डीमोनेटाइजेशन अभी हुई थी ना 2016 में, ऐसा नहीं था कि पहली बार ये हुई थी, इससे पहले भी 2 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुकी थी। 1946 में जो था वो डीमोनेटाइजेशन जो था वो इससे पहले हुई थी। 1946 से पहले 1978 में भी जो था वो एक बार डीमोनेटाइजेशन जो था वो हुई थी। तो 2 बार डीमोनेटाइजेशन जो था वो इतिहास में पहले हो चुकी थी। अभी 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुई उसके बाद कुछ नई करेंसी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि 10 रुपये का एक नया नोट आ गया जिसके ऊपर सन टेम्पल जो है वो बनाया गया है, कोणार्क वाला। और 20 रुपये का जो है वो एक नया जो है वो हमारे पास नोट चलाया जाता है। 20 रुपये के नोट में जो है वो एलोरा टेम्पल जो है वो बनाया गया था। 50 रुपये का नोट जो नया आया उसके ऊपर हम्पी जो है वो बनाया गया है। हम्पी का पिक्चर जो है वो बनाई गई है। और 100 रुपये का जो नया नोट आया, 100 रुपये के नए नोट में रानी की बाव जो है वो बनाई गई है। आप कमेंट कर कर बताएंगे कि रानी की बाव कौन सी स्टेट में है। ठीक है, रानी की बाव बनाई गई थी। 200 रुपये के नोट में सांची स्तूपा बनाया गया था। 500 रुपये के नोट पर जो था वो रेड फोर्ट जो था वो बनाया गया था। और 2000 का नोट भी चलाया गया था, उसके ऊपर वो मंगलयान जो था वो बनाया गया था, परंतु अभी 2000 का नोट भी बंद ही हो गया है, प्रचलन में देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से ये नोट चलाए गए थे।
अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोलते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये आपने कमेंट कर बताना है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और बड़े अच्छे से मैंने आपको जो था वो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया था। अभी आप कमेंट कर बताइए। देखिए टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर @allexam31 सर्च करके जो है वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले टाइम में आने वाले हैं जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।